Namaste to one and all watching us. I, Alek Malhotra, and my co-host Satwik Tiwari are honored to be given this platform to showcase the budding artist of GK Gurukul. Our sole motto is to bridge up the generation gap. This initiative has been brought up by GK Gurukul, a prominent figure in the field of education since the last 7 years. And also, it is a top ranking school by the last 2 consecutive years by NMAC Walnut Excellence Education Rating. Under the guidance of our director, Miss Jyoti Jaiswani, and our principal, Miss Mayuri Mehta. We commence this series by inviting our special guest, Sir Kamal Kant Sharma. It gives me a great deal of pleasure to introduce to you a man who has given the best that he has. Ladies and gentlemen, I present to you Sir Kamal Kant Sharma. Sir Kamal Kant Sharma is a retired IG officer, CRPF Cobra Forces. During his service, he participated in the anti-terrorist training program conducted in the US. He has also contributed to the World Peace for UN peacekeeping operation held in Mozambique. In the year 2006, he was awarded with the Police Medal for Gallantry for his indomitable courage and bravery. He has also been honored with the President's Police Medal for distinguished service. Namaste, sir. It is our esteemed honor to have you on board on the first edition of the GK Gurukul podcast, Footprints Leaving an Indelible Mark. आपके इन्फॉर्मेशन के लिए भी और हमारे व्यूअर्स के इन्फॉर्मेशन के लिए भी मैं बता दूं कि ये पॉडकास्ट को हमने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करा है। एक सेगमेंट में हम नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे और जो दूसरा सेगमेंट होगा उसमें हम रैपिड फायर राउंड करेंगे, जिसमें आपको वर्ड्स दिए जाएंगे और उसके बाद जो भी आपके माइंड में वर्ड आते हैं आपको उसका रिप्लाई करना है, चाहे 1 वर्ड में रिप्लाई करें आप, चाहे एक सेंटेंस में रिप्लाई करें। तो सर मैं ठीक है, बिल्कुल। शुरुआत करता हूँ। तो मेरे अंदर ये बहुत ही जिज्ञासा है जानने में, और हमारे जो स्टूडेंट काउंसिल थी जब हमने उनसे भी बात करी तो मेजोरिटी ऑफ द बच्चों के अंदर ये डाउट था, ये क्यूरियोसिटी थी कि जब सर आप हमारी एज के थे, युवा थे बहुत ही, तब आप क्या बनना चाहते थे? क्या आपको स्टार्टिंग से ही आर्मी में जाना था, सीआरपीएफ में जाना था, देश के लिए कुछ करना था, या आप कुछ और ही बनना चाहते थे सर? मैं क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस में थे, यूपी पुलिस में थे, तो शुरू से यूनिफॉर्म देखी थी, तो यूनिफॉर्म के प्रति एक आकर्षण था दिमाग में। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वो आकर्षण बढ़ता गया, क्योंकि मैं खेलों से जुड़ा था, मैं एक्टिविटीज से जुड़ा था, तो इसमें जो यूनिफॉर्म सर्विस के लिए मेरा आकर्षण बहुत ज्यादा था। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा जवाब सर। हम भी बता दें कि हमें भी बहुत ज्यादा लगाव है आर्मी की यूनिफॉर्म से, सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म से, पुलिस की भी यूनिफॉर्म से। हम सभी को बहुत एडमायर करते हैं सर। बहुत अच्छा है, तो भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करे। थैंक यू बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल सर। सर, तो हमने देखा है कि फोर्सेस वगैरह के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। मैं आप जानते तो होंगे कुछ ऐसे मिथ्स जो कॉमन पब्लिक में चलते रहते हैं। मैं चाहता हूँ वो आप हमारे साथ शेयर करें और वो कितने सच हैं। देखिए, सबसे ज्यादा बड़ा मिथ जो सिक्योरिटी सुरक्षा बलों के बारे में है वो ये संवेदनशील नहीं होते, हाँ। या इनमें भावनाओं की कमी होती है, ये मेन है। लेकिन स्थिति ये है कि जब सूरज चमकता है, तो अगर आपने कहीं लालटेन रखी हुई है या दीपक जलाया हुआ है तो वो दिखता नहीं है। उसी तरह राष्ट्र प्रेम की भावना इतनी ज्यादा होती है, राष्ट्र के लिए किए जाने वाले कर्तव्य ज्यादा होते हैं, मतलब सूरज की तरह वो प्रभावी रहते हैं कि बाकी परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, दोस्तों के प्रति वो सारी चीजें गौण हो जाती हैं, मतलब कम हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती, वो रहती हैं सुप्त अवस्था में। और समय पाकर, जैसे अब मेरी सारी अवस्थाएं जो हैं जागृत हो गई हैं, मैं सब जगह रिश्तेदारी में जाता हूँ, जहाँ बिल्कुल छोटा फंक्शन है वहां भी जाता हूँ। पहले बड़ी होते थे वो पाता था, क्योंकि इस तरह का जो छुट्टी मिलने का, हाँ अवकाश हाँ। मिलने का समय नहीं था, तो मैं नहीं जा पाता था। लेकिन ये जो मिथ है कि साहब वो थोड़े संवेदनशील नहीं होते, भावना कम होती हैं, ये ठीक नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अपना एग्जाम्पल दूं, जिस समय मेरी बेटी कुहू
हुई, उस समय मैं छत्तीसगढ़ में जाने की तैयारी कर रहा था। हाँ। तो ट्रुप्स को पूरी तरह तैयार कर रहा था मैं। तो उस समय मैं अपनी ट्रुप्स को छोड़ के नहीं जा सकता था, बिल्कुल। यस। तो नहीं गया। जी। ठीक है, जो देश में। राष्ट्रीय कर्तव्य हैं वो पहले हैं। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। आई थिंक यही डेडिकेशन है जो आर्म फोर्सेस के बारे में सबसे ज्यादा अप्रिशिएबल है। डेफिनेटली। जी सर। तो एक बड़ी ही महान हस्ती ने कहा है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, लेकिन असलियत में जिंदगी में उतार भी लगे रहते हैं और चढ़ाव भी लगे रहते हैं। आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आए होंगे जहां आप एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे एकदम, और कुछ ऐसे पॉइंट्स आए होंगे जहां आप एकदम अपने लोएस्ट पॉइंट ऑफ लाइफ पे थे। क्या आप वो शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि है सुहाना। जी अब सर। उतार चढ़ाव के बिना तो, अब आप ऐसी एक कल्पना करो, कीजिए कि आप फुटबॉल के मैदान में गए। बिल्कुल। फुटबॉल के सामने न गोलकीपर है, न उनके डिफेंडर हैं। आप जा रहे हैं सटासट सटासट सटासट, मैराडोना की तरह गोल किए जा रहे हैं। उसका कोई मजा नहीं है जब तक बिल्कुल बिल्कुल। डिस्टेंस नहीं हो, प्रतिरोध नहीं हो। तो, अगर हम डिफिकल्टी न मान के उसको चुनौती मानते हैं, तो वो एक बहुत मतलब, आपको अगर चुनौती है स्वीकार करो और उसको हल करो। क्योंकि ठीक। और विशेष तौर से सीआरपीएफ, जिसका कि नारा ही है चरवेती, मतलब चल के लिए सबसे बड़ी बल जो हमारे सामने है, हमारे पास है, और जिसको आंतरिक सुरक्षा का वो सीआरपीएफ है। तो यहाँ तो हर दिन नया, पूर्ण दिन, हर ऑपरेशन अपने में मतलब वो कहते हैं ना कि दास्तां अपनी सुनाई तो वो बिल्कुल। रो दिए। मतलब इतना वो हर पल ही ऐसा होता है यहाँ। अब जब मैंने शुरू किया अपना जीवन सीआरपीएफ में, पंजाब में उस समय आतंकवाद उग्रवाद चरम पे था। उसके बाद मैं कश्मीर गया। कश्मीर के बाद मैं थोड़े दिनों के लिए आपके नॉर्थ ईस्ट में रहा। नॉर्थ ईस्ट जैसा अभी आप मणिपुर वगैरह में सोच रहे हो, बिल्कुल मणिपुर बिल्कुल में मैं सर। तैनात रहा। उसके बाद मुझे जो हमारे छत्तीसगढ़ में मैं पहला कमांडेंट था जो सिया गया। तो ये सारी हर दिन ही लगभग चुनौतीपूर्ण होता था कि आपको तरह समस्याएं हैं आपके पास, हजारों जो आपके जवान आपके साथ हैं उनकी समस्याएं आपकी समस्याएं होती हैं। तो बिल्कुल। पीछे मुड़ के दो चुनौतियां, एक तो कश्मीर की जी। और दूसरी छत्तीसगढ़, ये सबसे कठिन थी। जैसे कश्मीर में जब हम 89 में वहां गए, तो अभी आप लोग कल्पना, क्योंकि आप लोगों का तो जन्म ही नहीं हुआ होगा जब तक, लेकिन हाँ आप हाँ सर। तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां क्या स्थिति थी। आईएसआई पाकिस्तान ने पूरी तरह के से वहां युवाओं को बरगला दिया था। और वहां जो स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस दोनों ही पूरी तरह से डिफंक्ट हो चुकी थी। अब हमको ले जाके वहां बैठा दिया। इंटेलिजेंस जीरो, लोकल सपोर्ट जीरो। में उन्होंने वो आम जनता को भी हजारों हजार की संख्या में हमारे सामने ले आते थे, और वो नारे लगाते थे, लड़के लेंगे आजादी, आजादी, आजादी का एक ही ढंग, गुरिल्ला जंग, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। तो कई कई हजार लोग हमारे सामने आते थे। हम्म। वस्तुतः उनके पीछे आतंकवादियों का डर रहता था, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। आम जनता वहां की डर की वजह से उनके साथ हाँ। वो जी। चीज वहां थी जो आतंकवाद था। फिर हमने किस तरह वहां आतंकवादियों से इंटेलिजेंस कलेक्ट, फिर उनको नेस्तनाबूद किया। और आज भगवान की दया से और सुरक्षा बलों के कार्यों से हम वहां एक विजयी स्थिति में पहुंच चुके हैं। इसके बाद जब कभी होगा तो ये एक अपने में बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि एक दिन रूबिया किडनैपिंग हुई थी हमारे सामने, आप लोगों ने अगर आओ तो किस तरह वहां एकदम माहौल चेंज हो गया। बिल्कुल। जी। उसके बाद मतलब वो एक, हर दिन वहां तो, हर दिन छोड़िए आप, दिन में हम दो दो तीन तीन ऑपरेशन करते थे। और वो
मतलब पूरा ही घटनापूर्ण चुनौतीपूर्ण समय था। जब हम छत्तीसगढ़ में, मैं एक बटालियन को कमांड कर रहा था, जो पहली बटालियन वहां गई, जी जी सर। तो स्थानीय पुलिस को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि जानकारी ऑपरेशन नहीं कैसे है। करनी है। और आपको और अपने जो हमारे साथी हैं उनको ये बता दूं कि जो मुताबिक हमारे पास जो अ, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो जी राज्य सरकार की होती है। ठीक है, हम लोग जो केंद्रीय बल हैं जी जी पुलिस को सहयोग करने के लिए जाते हैं, लेकिन कि उन्होंने कहा साहब हमारे पास नहीं है, आप स्वयं यहाँ करो। उनको अरे शुरू में उन्होंने कहा भाई केवल बस्तर का इलाका लगभग 9, आप 30 किलोमीटर रोज कॉम्बिंग करिए तो 1 महीने में। के बाद उनको सीआरपीएफ की वर्किंग के बारे में, सुरक्षा बल की वर्किंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वस्तुतः बात यह है। जी सर। तो अभी तो वहां ये दो स्थितियां थी हमारे सामने। जी सर, तो जो आप फोर्स लीड कर रहे थे उसका नाम था कोबरा। और हमने ये फिल्म्स जी में भी देखा है कि जो फोर्सेस होती हैं उनका नाम बहुत ही मतलब बहुत डिफरेंट टाइप का, यूनिक टाइप का होता है, जैसे अल्फा हो गया। तो सर आपकी फोर्स का नाम कोबरा कैसे पड़ा? और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को उसकी हाँ, फंक्शन मैं के बारे में भी बताइए। देखिए जो सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जी इसके कई विभिन्न वो विजन है। हैं, अंग हैं। जैसे उसमें कोबरा भी एक है, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स आपने सुनी होगी, नीली डांगरी में जो दंगे वगैरह को रोकने के लिए हाँ जाती है। जी और सर। कोबरा, कोबरा का मतलब है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। मतलब ये समूल नाश के समूल समाधान के लिए इस कोबरा बटालियंस का गठन हुआ था। तो ये सीआरपीएफ का एक अंग है और ये एब्रिवेशन है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। तो ये नई बात है जो हमने सीखी आज, तो कोबरा का और जो का फुल फॉर्म है। हमें बहुत ही कमांडो अच्छा बटालियन लगा फॉर सर। रेजोल्यूट एक्शन जी। जी सर तो जैसा आपने बताया कश्मीर के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, कि वहां पे इतना नॉलेज, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था वहाँ के लोकल्स के पास। और जब आप छत्तीसगढ़ में आपकी पोस्टिंग हुई अपने बटालियन के साथ, तो वहां पे भी लोकल जो पुलिस थी उनके पास नॉलेज नहीं था कि किस तरीके से एक्शंस प्लान करने हैं, किस तरीके से जी सीक्वेंसिंग करनी है। तो सर अभी आज के दौरान, आज के टाइम पे सब चीज तो डिजिटली सर्वर्स पे होता है सर। तो जी इसमें बहुत से चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो टेररिस्ट या जो डेंजर फैलाने वाले जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो साइबर अटैक प्लान करें हमारी फोर्सेस पे। तो सर साइबर सिक्योरिटी को किस तरीके से समझा जाए, ये हमारे व्यूअर्स को और हमें पूरे स्टूडेंट काउंसिल को समझाइए, ताकि ये जो ऑपरेशन है ये और आसानी से किए जा सके और कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, दुश्मन जो है हमारे, जब ये डिजिटली और या हम लोग इतने तब भी ये आईएसआई वगैरह ये कोशिश, हमारे कंट्रोल रूम में फोन करते थे, पूछते थे कौन आपकी डिप्लॉयमेंट कहाँ है, मैं फलाना अफसर बोल रहा हूँ, इस तरह झूठ बोल के कलेक्ट हाँ, झूठ बोल करते के थे। इन्फॉर्मेशन लेते तो थे। हमारी भी जो काउंटर इंटेलिजेंस हैं वो इसके बारे में सतर्क रहती हैं, और फिर हम लोग अपने स्तर पर जवानों को बैठाल के इसके बारे में लगातार करते रहते हैं कि ऐसे आपसे झूठ बोला जा सकता है, ऐसे आपकी सारी चीजें हैं। बाकी जो हमारे पास जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि अपने अपने डेस्कटॉप को अपने डाटा को किस तरह सिक्योर सुरक्षित कर सकते रखें। हैं, हाँ। फिर एक नई चीज आई विशेष तौर से आईएसआई वगैरह ने, जहां जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने की वो कोशिश करते थे, बिल्कुल तो जी उसके लगातार सचेत करना और ये भी कहना कि भाई अगर ऐसा हो भी जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है, हम्म, हमें बताइए, हम उससे आपको निकालेंगे। फिर क्योंकि अधिकतर ग्रामीण परिवेश से आते हैं, क्षेत्र से आते हैं, तो फाइनेंसेस की हम्म, ज्यादा थोड़ा सा समझ रहता है नहीं इशू। होती, तो उनको उसमें भी वो ठग लेते थे। हाँ किस किस तरह के हो सकते हैं, कैसे है, किसी को ये जो आम जानकारी जो हमारे पास आजकल आती रहती जी जी है, जवानों को बताते रहते हैं। अब आप देखिए जिस समय, तो वहां एक टीवी एंकर हम्म, रिपोर्टिंग कर रही थी,
जी तो जी। उस रिपोर्टिंग को देख के वहां बम्बार्डमेंट हो गया था, अरे जिसमें वाह। हमारा नुकसान भी हुआ। और इसके जो लाइव रिकॉर्डिंग कर रही थी वो उस समय वहां से, का मुंबई अटैक हुआ था। मुंबई अटैक में भी ये गलती हुई कि वहां से जो रिपोर्टिंग हो रही थी, तो जो हैंडलर पाकिस्तान में बैठे थे उसको बैठ देख के वो अंदर नॉलेज, बता रहे थे जो टेररिस्ट इंफॉर्मेशन। हैं कि भाई हम्म। हमारे एक अ, साथ शहीद भी हो गए उसी की वजह से, केवल के उन्होंने बताया कि यहाँ फायर करने। तभी उसके बाद डिले रिपोर्टिंग के इंस्ट्रक्शंस। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। ये मतलब वो कहते हैं कि डाल डाल तो मैं पात पात, अरे, मतलब जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, ये लगातार सतत प्रक्रिया है। तो सर आपने ये बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाया कि किस तरीके से ऑन ग्राउंड चीजें करी जाती हैं, समझी जाती हैं। तो सर एक और चैलेंज आ गया है आज के टाइम पे एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ऐसे बहुत से केसेस भी आए हैं कि नहीं, आर्मी तो कुछ ही दूसरी इंटेलिजेंस सर्विसेज में जो अटैकर्स थे उन्होंने एआई की मदद से मिमिक करके दूसरों के डाटा को एंटर करा और उन्होंने तब वहां से डाटा चुराया। तो सर एआई पे आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे कि ऑन ग्राउंड किस तरीके से अटैक करते हैं और क्या उनसे बचने के तरीके हैं आर्मी के लिए, सीआरपीएफ के लिए? देखिए, इसके बारे में जैसा मैंने बताया कि जैसे हमारे यहाँ डीआरडीओ है और जी। दूसरे और दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बारे में सचेत रहते हैं और समय समय पर हमें पूछना रहते इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। देते हैं कि आपको कैसे बचना है। जी सर। अब लेकिन ये जहां हमें थोड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जी इसी के साथ साथ हमारे सहायक भी हैं। जैसे सीमा प्रबंधन में अभी आपका चाहे बीएसएफ हो, तो सीमा प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम बेहतर जी बेहतर उनको उनके बारे में जानकारी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या आधार कार्ड वगैरह नकली बना लेते हैं, जी तो जी। उनको भी हम चेक करते हैं कि मान लो, और उसका आइडेंटिफिकेशन के इस्तेमाल लिए। और भी इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है, जैसे फेस रीडिंग से या आपकी पुतली के रिकॉग्निशन बिल्कुल से बिल्कुल। कर सकते हैं। जो डाटा कलेक्शन के बाद और उसको एनालाइज करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से महीने अटैक ज्यादा होने की संभावना जी। में ज्यादा अटैक होने की संभावना है, इसका हम कर सकते हैं। प्लस इसी तरह अर्ली अर्ली वार्निंग सिस्टम। हाँ। जब 2003 में मैं छत्तीसगढ़ में गया था, तो वहां उस समय तक डिजिटली हम इतने, लेकिन फिर भी मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करके एक छोटे बनाया था, जिसे मैं लगभग 200 मीटर आगे अपनी पोस्ट से, क्योंकि हम लोग 15-15 थे, तो वो लगा देता था। तो जी उसकी सूचना हमें मिल जाती थी अगर नक्सल्स वगैरह कहीं कोई बात करते हैं। इस तरह सारी चीजें हैं। तो सर जो कमिंग जनरेशन है उसको आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे या दिखाना चाहेंगे एक बात कि एआई को आप इस तरीके से समझो, इस तरीके से सीखो, तो हिंदुस्तानी जो फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, उनके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा? देखिए, ही देश का भविष्य है, देश की शक्ति है। बिल्कुल। जी सर। में आप देखिए, अगर आज हमारे युवा शक्तिशाली होंगे, समृद्धशाली होंगे, तो हमको हर एक जगह से शक्ति मिलेगी। अ, चाइना आप देखिए, चाइना के मतलब कब क्यों हमारे हमसे आगे कुछ जगहों पे। करता रहता है, क्योंकि हम लोग तकनीकी रूप से उनसे पीछे। अगर तुलना करें तो तो कुछ समय पीछे। थोड़ा अंतर है। हाँ। जी तो जब युवा आएंगे, ड्रोन बनाएंगे, यूएवी बनाएंगे, नए नए नई सारी चीजें बनाएंगे, तो हमारे पास हजारों हजार की संख्या में मान लो ड्रोन होंगे, तो बोले लेके आओ, तुम कितने लेके आते हो। ठीक बिल्कुल है, गांव गांव में ड्रोन बनेंगे, गांव गांव में इस तरह की चीजें बनेंगी कि भाई यहीं से बैठ के हम पूरा उनको मॉनिटर, इंटेलिजेंस कलेक्ट कर लें, सारी चीजें कलेक्ट कर लें। आजकल तो जो फिफ्थ इसी का है, साइबर अटैक वगैरह का हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम इसको जी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो युवाओं के हैं, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है जी। उसका बाहें फैलाकर हम स्वागत करें। ठीक है, हम्म। अपने जीवन में देखा है कि जब कंप्यूटर आया था, तो हमारे यहाँ कुछ लोगों ने विरोध किया कि इससे नौकरी चली जाएगी, इससे बिल्कुल। जी
उसका खामियाजा हमें भुगतना भुगतना पड़ा, पड़ा। प्रगति में आगे निकल गए। एआई के तो साथ भी यही हो रहा है सर। एआई के साथ कम से कम अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे मस्तूल होता है, जी ये हमें सोचना पड़ेगा। और देखिए, लगातार जब से मानव इतिहास शुरू हुआ है, जी सर। अब तक लगातार हम बढ़ते रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी आशंका कि जब बैलगाड़ी चलती थी और मान लो बस आ गई, तो हाँ इससे ये नहीं हुआ कि बैलगाड़ी रोजगार हो गए, नहीं, उससे बहुत सारे ड्राइवर्स को रोजगार मिला। जी ट्रेन आने से ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे बेरोजगार हो गए, उनको भी रोजगार मिला। अब भारत तो ऐसा देश है, चल रही हैं, बस भी चल रही हैं, ट्रेन भी चल रही हैं, वंदे भारत भी आ गई, बिल्कुल और आपके बिल्कुल। जेट भी चल रहे हैं। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और युवाओं से विशेष तौर से मेरा तो ये आग्रह रहेगा कि वो पूरी तरह से इसको अपनाएं। और जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जैसे साइबर में है, अब आज साइबर क्राइम है, साइबर अटैक जो दूसरे देश करते जी हैं, तो उसको जी कैसे रिपल्स करना है, वो आप लोगों से ज्यादा और कोई। जी सर। सर बिल्कुल सहमत हूँ आपकी वाणी से, मैं एकदम सहमत हूँ जिस तरीके से आपने समझाया कि जैसे कि हम जैसे स्टूडेंट्स की भी कुछ बातें होती हैं जो टीचरों को नहीं पता होती, टीचर्स की भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, लेकिन अगर पता चल जाए तो इतना कुछ इम्पैक्ट भी नहीं करती। वैसे ही हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या आर्मी भी कोई ऐसी बातें हैं या सीआरपीएफ में भी कोई ऐसी बातें हैं जो कॉमन लोगों को तो नहीं पता होती, लेकिन अगर पता चल जाए तो इतनी दिक्कत भी नहीं है। तो वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप हमसे शेयर करें। वो बताऊंगा, पढ़ दूंगा कि पंजाब हुए, तो वहां एक दिन मैं गया, तो मैंने देखा कि सीआरपीएफ और बाजार बंद करा रही है। जी तो मैंने कहा भी तुम बाजार, बोले सर आज तो बंद है। मैंने कहा बंद हमारा नहीं है, आतंकवादियों ने। अरे तो क्योंकि हमारे पास कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब तरफ के जवान हैं। जी अच्छा। हाँ, सीआरपी की हर एक इकाई अपने में संपूर्ण देश, भिन्न भिन्न भाषा वेशभूषा आकर होते इसमें एक। अगर आप एक हमारा सेक्शन 10 आदमियों का सेक्शन भी लेंगे, तो उसमें नाडु का मिलेगा, ठीक है, एक आंध्रा का होगा, एक उड़ीसा का होगा, एक और दूसरे प्रदेश का होगा, हरियाणा का होगा। तो अब इतना वो हो जाता, तो कभी कभी पूरा भारत दर्शन एक ही बार में हो जाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सीआरपीएफ प्रतिरु हमारा एक सेक्शन भी है, जी तो एक 10 आदमी जिसमें हैं, उस भारत का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। सर, तो जो आर्म फोर्सेस के बारे में जो मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है वो होता है उनका फिटनेस लेवल। तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर मेरे को सीआरपीएफ फोर्स ज्वाइन करनी है तो क्या क्या फिटनेस लेवल रिक्वायर्ड है उसके लिए? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेज में सीआरपीएफ में विशेष तौर से एक मानक दिए हुए हैं, उसमें किस लेवल पर एक विभिन्न एंट्री लेवल्स हैं। जैसे हमारे अ, एक जवान के स्तर पर एंट्री है, फिर एक सब इंस्पेक्टर स्तर पर एंट्री है, फिर एक अधिकारी स्तर पर एंट्री है। जी सर। उसके बाद चिकित्सकों के लिए, डॉक्टर्स के लिए अलग एंट्री है, इंजीनियर्स के लिए भी अब होने लगी है। प्लस फिर मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है हमारे, उसके लिए है। प्लस जो मेडिकल में असिस्टेंट के लिए हैं, उनके लिए अलग है। तो हर एक के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड अलग अलग उसमें है। फिर उसमें दौड़ है कि भाई इतनी देर में आपको दौड़ करनी पड़ेगी, जब आप उस दौड़ को पूरी कर लेंगे, इतनी आपको ऊंची कूद कूदनी पड़ेगी, इतनी आप कूदनी पड़ेगी। ये सारे मानक आप तैयार कर लेंगे और रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, तो उसके बाद उसमें सर, तो जो यूथ हमारी यूथ का फिटनेस है, यूथ जा तो रहा है जिम की तरफ भी आकर्षित हो रहा है, स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे टॉपिक आता है डोपिंग वगैरह का। हाँ जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं वो स्टेरॉइड्स वगैरह ले लेते हैं, फिर अन्य प्रकार के प्रोटीन पाउडर वगैरह डाइटिंग वगैरह आ जाती है। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं?
मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमें आउटडोर इस गेम और स्पोर्ट्स को अपना एक मतलब नीति बना के अपना ले, जी इसको तो हमें करना ही करना है। क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है। केवल आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं अगर आप में इतना धैर्य है तो। लेकिन स्पोर्ट्स या गेम जब आप करते हैं तो आपकी एक टीम स्पिरिट भी, बिल्डअप। मन भी लगा रहता है, और वो कहते हैं साथ साथ आप चलते हैं तो दूरी भी आराम से पूरी हो जाती है। तो स्पोर्ट्स को जरूर ही जरूर, अगर आपको मान लो जिम जाने की सुविधा स्पोर्ट्स की नहीं हो रही, जिम जाने की सुविधा, जिम जाइए, ठीक है। इसके बाद आप अगर जिम जाने की सुविधा नहीं है, घर है, घर में कीजिए। घर भी नहीं है, रूम है, तो रूम में कीजिए। जब आप निर्णय ले लेते हैं तो आपके लिए जी सर। पूरी तरह से, जैसे हमारी फोर्सेज में जब हम लोग ट्रेन में होते हैं और सुबह मान लो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी, उन्होंने कहा भाई आपके पास 2 घंटे का समय, आप खाना बना लीजिए, आप ये, तो उसी समय हम लोग उनसे एक्सरसाइज करवा लेते हैं कि भाई चलो आधे घंटे हम हाँ, सब लोग। एक्सरसाइज कर तो लेते ये तो हैं। एक निर्णय लेने की बात है। देखिए, आपके पास, मेरे पास, माननीय मोदी बाइडेन के पास, किसी के पास भी पूरे 24 घंटे 40 मिनट से ज्यादा समय नहीं। जी सर। वो पूरे राष्ट्र का देखते हैं, तो हम अपने इसमें ठीक ठाक कर सकते हैं, ये मेरा सोचना है। ये कहना कि समय नहीं है या दूसरी सुविधाएं नहीं है, ये सब चीजें इमेटेरियल है। आपने, आपको केवल एक निर्णय लेना है कि भाई मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो बस बाकी सब चीजें खत्म हो जाती हैं। जी सर, आई थिंक इसे डिटर्मिनेशन कहते हैं, और जो हमारी आर्म फोर्सेस है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रैपिड फायर राउंड। जी इसमें हम आपको शब्द बोलेंगे, वर्ड्स बताएंगे, और आपके माइंड में जो भी आए आपको उसका जवाब देना है। या तो एक वर्ड में आप जवाब दे सकते हैं, या आप चाहें तो एक सेंटेंस में जवाब दे सकते हैं। जी। तो सर हम इसको शुरू करते हैं। पहला शब्द है सीआरपीएफ। अजेय। यूथ। गेम चेंजर। स्कूल। आनंद। टीचर्स। आदरणीय। सर फिर पेरेंट्स। श्रद्धेय। एजुकेशन। समाधान। यूनिफॉर्म। ड्यूटी एंड प्राइड। सर फूड। एंजॉय। सर लाइफ। मस्त। बहुत बढ़िया सर, हमको बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही प्यारे प्यारे जवाब दिए आपने। सर तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे 2 पॉइंट्स हमारे यूथ को इंस्पायर करने के लिए दीजिए। जो आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से लिए हो। देखो, मैं मोटे तौर पे जो कहना चाहूंगा, जब है हमारी इच्छा क्या है और हमारी जेब में पैसे कितने हैं, हम्म। ठीक है। इस समय आपके पास, इस संदर्भ में कह रहा हूं मैं, पॉइंट्स कमाने का समय है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, दोनों के क्षेत्र में मेहनत करके बहुत सारे पॉइंट्स अपने अर्जित कर लो। तो जब कल आप बाजार में, संसार के बाजार में, जॉब के बाजार में जाओगे, तो आपकी झोली भरी हुई जॉब में है। इसमें स्वास्थ्य और सेवाओं पर अपनी को पूरी तरह, 2-3 चीजें ही आप सोचो। अच्छा खाना है, एक्सरसाइज करनी है और पढ़ना है, बिल्कुल। बस इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल जी सर, सर। बिल्कुल। सर, ये जो दो चीजें आपने समझाई हैं, हम इसको बिल्कुल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और चाहेंगे जो हमारा स्टूडेंट काउंसिल है वो भी इस पे मेहनत करे। तो सर, आज का जो पॉडकास्ट था हमारा, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? उसके ऊपर कुछ बातें आपके मुंह से सर। देखिए, वो कहते हैं ना कि जब आप मेहंदी बटते हैं तो आपके हाथ में भी मेहंदी लग जाती
वैसे ही युवाओं के साथ मिलके, युवाओं के साथ बात करके मुझे भी लग रहा है कि मेरे अंदर ऊर्जा का प्रवाह और बड़ा अच्छा अनुभव था कि आप लोगों के साथ बातचीत करके, आप लोगों की जो चेहरे पे मुस्कान है वो देख के, आप लोगों के चेहरे पे जो आशा दिख रही है वो देख के कि कल का भविष्य, ये भी अनुभव करके कि कल का भविष्य जो है कितना सचेत है। और मैं निश्चिंत हूं कि कल जो भारत का भविष्य है वो पूरी तरह से आप लोगों के हाथ में सुरक्षित है। बस मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा जी सर। कि हमें हमारे हमेशा ये सोचना है, जब तक है हम राष्ट्र प्रथम, जब तक है दम राष्ट्र प्रथम। हमारा हर एक निर्णय जो है वो इसी चीज से, राष्ट्र को रख के, भाई मुझे पढ़ाई करनी है, तकनीकी ज्ञान लाना है, ठीक है, मैं को भी पीछे छोड़ूंगा। और पाकिस्तान तो खैर किसी उसमें आता ही नहीं है अब गिनती में। उसने जो आईआईटी की जगह वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव और फटने लगा खुद ही। तो वो तो छोड़ो, हमें अब चाइना के साथ कंपैरिजन करना है, हमें उससे लड़ना नहीं है, लेकिन हम हाँ समृद्धिशाली इतने बन जाएं। देखिए अभी थोड़ा सा ये होता है कि हम लोग विदेशों में, हमारे यूथ जा रहे हैं, जाना चाहिए, शिक्षा बिल्कुल ग्रहण बिल्कुल करनी चाहिए, समृद्धशाली बने, शक्तिशाली बने, जी। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। हम हर एक वो प्रयास करें कि बाकी सब कोई भी वो सोच जो आपको शक्तिशाली रूप से कमजोर करती हो, या मानसिक रूप से कमजोर करती हो, या आर्थिक रूप से कमजोर करती हो, उसको छोड़ दो। वो जो कहते हैं कि साहब वहां का परलोक में जाके देखेंगे, ना भाई, पहले हम इस लोक को सुधारेंगे, अपने शरीर बिल्कुल को अच्छा बिल्कुल। करेंगे, हमारे जीवन का हर एक जो 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 सोच है, जो धर्म है, जो कोई। सर तो अब हम फाइनली इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सर फॉर हैविंग अस। थैंक यू सर। धन्यवाद थैंक यू, सर। थैंक यू। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने सभी जो आपके अ, अध्यापक मंडल हैं जी सर। और जो भी आप सहपाठी सभी। सभी को मेरा नमस्कार कहिए, आभार व्यक्त करिए, और विशेष तौर से ख्याति जी को आभार देना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। So this will be all about our first session. Stay tuned for the next one. Happy podcasting.